फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विस्कोसिटी डिस्कस करेंगे। शायद हमने पिछले वीडियो में विस्कोसिटी डिस्कस किया था, लेकिन उतने अच्छे से नहीं किया था। अभी हम आपको फिर से रिवाइज कराते हुए, विस्कोसिटी रिवाइज कराते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे वो हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विस्कोसिटी, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन, डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये 5 टॉपिक हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल होगा, छोटा सा बड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने वाला जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास में क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो को आगे तक। जैसा कि विस्कोसिटी हमने पहले ही लिख रखा है, विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? गाढ़ापन, चिपचिपापन, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी जो साइंस के स्टूडेंट है, बेसिकली जो साइंस पढ़े हैं 11-12 में, फिर अभी 10-12 के बाद भी ग्रेजुएशन से साइंस से किए हैं, उनको क्या है कि उन सभी स्टूडेंट्स को क्लास 8-9 से ही ये विस्कोसिटी पीछा नहीं छोड़ रहा है। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी बार बार हम लोग याद करते हैं, भूल जाते हैं, बार बार याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो इसका जो समझने का तरीका है वो हम थोड़ा सा सिंपल कर दिए हैं अपने कोशिश से, और जितना सिंपल हो सकता है हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हुए विस्कोसिटी को हम लोग आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में न्यूटोनियन फ्लूइड की तरफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये विस्कोसिटी क्या है। गाढ़ापन, ठीक है, गाढ़ापन। अब आगे पढ़ते हैं। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। विस्कोसिटी फ्लूइड का प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड को फ्लो होने से रोकता है, ठीक है, फ्लूइड को फ्लो होने से रोकता है। जिस तरह से आप मोशन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे रेसिस्टेंस, क्या रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस क्या होता था? इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को रोकता था फिजिक्स में, ठीक है, रेसिस्टेंस पढ़ते थे ना। मोशन में भी रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस को वहाँ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रेसिस्टेंस है वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। जैसा कि हमने बताया कि सॉलिड और लिक्विड में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म करेगा। क्या होगा? डिफॉर्म करेगा। तो वो डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है फ्लूइड के तरफ से, या किसी यूँ कहे कि किसी ऑब्जेक्ट की तरफ से, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक बोतल है, ठीक है, इस बोतल में अगर हम इसका पानी फ्लो, इसमें फोर्स लगाएंगे, पानी फ्लो करेगा, तो इस पानी को ये भी सोचेगा कि हम अपना, जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसा न्यूटन का जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, कि हर सब्सटेंस वो अपने स्टेट में रहना चाहता है जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर के उसके स्टेट को चेंज ना करे, ठीक है। अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। ठीक उसी तरह से अगर लिक्विड कहीं पे रखा हुआ है या कहीं है या किसी भी शेप में है तो वो वैसा ही रहना चाहेगा जब तक उसमें कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स आकर के उसको चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो सबको अपना चाहता है कि अपना शेप में मेंटेन रहे, ठीक, सिंपल वही है। तो उसमें मेंटेन रखने के लिए जो फोर्स लगाता है, ठीक है, रिटेन अपना रेसिस्टेंस फोर्स लगाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड के टर्म में फ्रिक्शन कहते हैं और लिक्विड के टर्म में विस्कोसिटी कहते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, सॉलिड के टर्म में हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड के टर्म में फ्रिक्शन कहते हैं और लिक्विड के टर्म में हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। अब ये चीज़ आपको देखने को मिला होगा, जैसे कि अगर हम सॉलिड बॉडी के बारे में पढ़े, मोशन वगैरह में जो फ्रिक्शन चैप्टर आता है उसमें क्या आता है कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर सिंपल सा आप ये समझिए, ये एग्जांपल जो फ्रिक्शन में दिया जाता है हमेशा आपको समझाने के लिए कि अगर कोई सरफेस पे कोई पब्लिक आदमी चल रहा है इस ओर में, तो उसका फ्रिक्शन किधर लगता है? उसके अपोजिट साइड में। इधर मूवमेंट हो रहा है तो इधर फ्रिक्शन लग रहा है। सेम उसी तरह अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये जो लेयर हमने बना रखे हैं, कुछ एक क्रॉस सेक्शन है लेयर का, अगर वो इधर की ओर मूव कर रहा है तो इसका विस्कोसिटी किधर लगेगा? इधर लगेगा, ठीक है, इधर विस्कोसिटी लग रहा है। तो आप समझ में आ गया कि विस्कोसिटी क्या है? रेसिस्टेंस है जो किसी भी लिक्विड को डिफॉर्म होने से रोकने का काम करता है। ये अब इसमें क्या है कि पिछले बार हमने बताया था
कि इस लेयर में कुछ विस्कोसिटी इसमें ज़्यादा रहता है और ऊपर वाले लेयर में विस्कोसिटी ज़्यादा, नीचे में कम होता है। इसका रीज़न है कि जो जैसे जैसे ऊपर से लेयर जितना पानी का डेप्थ होता है तो डेप्थ में ये विस्कोसिटी डाउन होते जाता है, ठीक है। इस वजह से ऊपर का जो फ्लो है उसमें ज़्यादा विस्कोसिटी लगता है, नीचे कम, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्लो रहता है। फ्लो जो रहता है इसमें वेलोसिटी ज़्यादा रहता है, तो वेलोसिटी नीचे की ओर डिक्रीज कर जाएगा, तो इधर में लगने वाला विस्कोसिटी भी तो डिक्रीज करेगा। इसलिए इस लेयर में हमने पिछले लेक्चर में बताया था इस तरह से। अब क्या है, ये तो समझ गए कि विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किसका रेसिस्टेंस, ऐसा रेसिस्टेंस जो लिक्विड को डिफॉर्म होने से रोकता है। अब क्या है कि हाई विस्कस, जो हाई विस्कस रहेगा उसमें लो फ्रिक्शन, जो हाई विस्कस फ्लूइड रहेगा उसमें फ्लो कम होगा। इसमें जो हाई विस्कस लिक्विड जो है वो क्या होगा, उसका फ्लो जो होगा वो लो होगा। फ्लो क्या होगा, लो होगा। इसमें फ्लो क्या होगा, हाई होगा। जो लो विस्कस रहेगा उसका फ्लो हाई रहेगा, और जो हाई विस्कस रहेगा वो उसका फ्लो लो रहेगा। इसका एग्जांपल है आपका इंजन ऑयल। बाइक चलाने में जो इंजन ऑयल डाला जाता है देखते होंगे, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। और इसका फ्लो हाई है, इसमें आप ले लीजिए वाटर, सबसे सिंपल, ठीक है। अब इसके बारे में आपको अभी एक फोटो दिखेगा अभी स्क्रीन पे, उसको आप देख करके समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा उसका फ्लो कम होगा। आप क्या कीजिएगा, एक में 2 कप लीजिएगा, दोनों कप में, एक कप में वाटर भर लीजिए और एक कप में आप ऑयल भर लीजिए, मस्टर्ड ऑयल, और दोनों को ऐसे गिरा दीजिए। दोनों गिरने के बाद जो फ्लो होगा वो वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा, हाई फ्लो, मतलब उसका फ्लो तुरंत वो फैल जाएगा। लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो आप गिराइएगा वो बहुत कम फैलेगा। इन केस, इन द सेंस, जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक जार ले लिए और जार से आप ऑयल गिरा रहे हैं और यहाँ इस ग्लास में से आप वाटर गिरा रहे हैं, वाटर हम लिख दिए शॉर्ट में। तो जब ये फैलेगा, ये ऐसे तुरंत ऐसे ऐसे फैल जाएगा, ठीक है, वाटर। लेकिन ऑयल क्या है, एकदम बहुत कम, जितना कम हो सकता है उतना कम फैलेगा। ये रीज़न ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है ऑयल जो है, जो मतलब मस्टर्ड ऑयल का जो एग्जांपल ले रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल हाई विस्कस है, इसलिए ये कम फ्लो, इसका फ्लो कम है, फ्लो मतलब फ्लो लो है, इस वजह से ये फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जो वाटर है वो लो विस्कस है, इट मीन्स कि इसका फ्लो हाई है, इसलिए ये फ्लो कर जा रहा है, ठीक है, फैल जा रहा है, ज़्यादा एरिया में तुरंत फैल जा रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें अब शायद लगभग कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ आपको जो याद रखने वाला बात है वो ये है कि वाटर जो है वो 55 टाइम्स विस्कस देन एयर होता है। वाटर जो होता है वो 55 टाइम्स विस्कस होता है एयर से, मतलब ये और भी ज़्यादा, मतलब एयर से भी ज़्यादा इसका फ्लो रहता है, ठीक है, यही चीज़ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड की तरफ, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो के अंत तक बने रहिए। विस्कोसिटी के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स की ओर। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, और उसके बाद और उसका फार्मूला वगैरह क्या है, ठीक है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है कि जो न्यूटन्स का लॉ को मानता है उसको हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में याद रखिएगा, यही आपको सेमेस्टर एग्जाम में लिखने भी हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? न्यूटन्स लॉ को, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ को करते हैं फॉलो, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे वो, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का न्यूटन लॉ क्या है? न्यूटन लॉ विस्कोसिटी का क्या है? विस्कोसिटी का न्यूटन लॉ कहता है शियर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। शियर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। इसी लैंग्वेज को हमने यहाँ फॉर्मूला के टर्म में लिखा है। ये टाउ जो है, यहाँ पे जो हमारा टाउ है, इसको टाउ पढ़ते हैं। ये टाउ हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस। फिर ये म्यू जो है यहाँ पे, वो क्या है हमारा, एब्सोल्यूट और डायनामिक विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट या फिर डायनामिक विस्कोसिटी इसी को कहते हैं। अब डी यू बाई डी वाई ये क्या है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम लोग ये लिखते हैं, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ से जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन हटेगा तो उसके जगह पे यहाँ पे आ जाएगा क्या, म्यू। और ये म्यू क्या है, ये म्यू है हमारा एब्सोल्यूट और डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में हमें इतना ही जानना है, और इसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन अभी क्या है, ये डायनामिक विस्कोसिटी, इसके ऊपर हम लोग अभी पढ़ेंगे डायनामिक एंड काइनेमेटिक। डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। और एक चीज़ और क्या है कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को ही वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को ही वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो डी यू बाई डी वाई है, इसमें जो यू है वो इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, या फिर इसके केस में आप वेलोसिटी सिर्फ मान सकते हैं। ठीक, और ये जो y है डी वाई, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है उसका है। ठीक है, या आप डेप्थ मान सकते हैं, डेप्थ ही होता है। ठीक है, डेप्थ, तो उसका वेलोसिटी, जैसे कि विस्कोसिटी जब फ्लो होता है तो उसमें वाटर का डेप्थ भी होता है ना, तो उसके बारे में ये है y। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो एयर होता है, वाटर और गैसोलाइन, ये सब जो है वो नॉर्मल कंडीशन में न्यूटोनियन होते हैं। मतलब जो न्यूटोनियन मतलब क्या, ये लोग जो है नॉर्मल कंडीशंस में भी, एयर, वाटर और गैसोलाइन, ये सब नॉर्मल कंडीशंस में भी न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसलिए ये सब नॉर्मल कंडीशंस में भी सिंपल होते हैं, मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड हम लोग देख लिए थे। अब डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये तो हमने बता दिया था कि डायनामिक विस्कोसिटी कहाँ से लिया गया है, ये म्यू क्या है, कहाँ से आया, वो सारा कुछ हमने बता दिया था। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में थोड़ा सा, और इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका SI यूनिट क्या होगा, इसका CGS यूनिट क्या होगा, वो सब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो डायनामिक विस्कोसिटी का जो डायमेंशन है वो क्या है, ml - 1 t - 1, ml -1 t - 1। अब ये कैसे आया, ये हम लोग देखते हैं। डायनामिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी को हम dV शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम अपॉन एरिया। तो फोर्स का तो आपको ऐसा यूनिट आता होगा ml/t - 2 इंटू टाइम का t अपॉन में एरिया का l²। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो m पहले आ जाएगा, l देखिए, इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये दोनों l का पावर 1, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2, इसको प्लस में लिखते हैं -2। अब t में जो है -2 + 1, ये दे देगा ml - 1 t - 1। ठीक है, ये क्या है, ये डायनामिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला है सॉरी डायमेंशन है। और डायनामिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला अगर याद रखना है तो डायनामिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला आप ये यहाँ से आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, ये डायनामिक विस्कोसिटी आपका पहले भी पढ़ाया जा चुका है, इसको एक बार देखिएगा। इसका यूनिट क्या है, यूनिट है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए न्यूटन कहाँ से आया, इस फोर्स का न्यूटन है, सेकेंड कहाँ से आया, इस टाइम का सेकेंड है, और मीटर स्क्वायर कहाँ से आया, इस एरिया का। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो चीज़ आपका क्लियर हो गया। पहला क्या क्लियर हो गया, पहला क्लियर हो गया कि यूनिट
कैसे आया, सॉरी डायमेंशन कहाँ से आया, कैसे आया वो हम लोग देख लिए। दूसरा देख लिए इसका फॉर्मूला, और तीसरा क्या देख लिए कि इसका यूनिट जो है एसआई यूनिट वो कैसे डिराइव किया गया है, और इसका सीजीएस यूनिट मतलब इसी का छोटा फॉर्म। तो इसको पॉइज में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं पॉइज में, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो पॉइज में एक्सप्रेस होता है। और 1 पॉइज इक्वल्स टू इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत बार यूज होगा आपका न्यूमेरिकल में, ठीक है, सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए, एसआई यूनिट को सीजीएस में, सीजीएस से एसआई में, या तो आपको जो गिवन होगा न्यूमेरिकल में वो सीजीएस में उसका यूनिट दिया रहेगा। तो ये चीज़ आपको एकदम याद कर लेना है, पॉइज वाला, मोस्टली तो पॉइज वाला कम से कम आपको याद ही करना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कुछ की डायनामिक विस्कोसिटी वाटर और एयर का। तो वाटर का हम लोग जनरली कुछ भी लेते हैं तो 1000 ले लेते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पे क्या है, 10 का पावर -3 है, मतलब ये है, ठीक है। तो ये इतना है इसका वाटर का है, और एयर का कितना 1.81 इंटू 10 का पावर -5 न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और ये दोनों जो है वो कितने में है, एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये जो वैल्यू लिखा गया है विस्कोसिटी ऑफ वाटर और विस्कोसिटी ऑफ एयर का, वो दोनों 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लिया गया है, और वो जो कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, या ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये डायनामिक विस्कोसिटी देख लिए, अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखेंगे। और एक चीज़ और, काइनेमेटिक और डायनामिक ये दोनों चीज़ का हम इसी तरह से बताएं, जिस तरह से इसमें डायनामिक में बताए आपको काइनेमेटिक में भी बताएंगे। और क्या है इसमें कि दोनों का डिफरेंस याद रखना है, दोनों का यूनिट याद रखना है, दोनों का फॉर्मूला याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस एसएससी जेईई में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए उसकी तैयारी आप अभी से करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की तरफ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसको डिनोट किया जाता है ये स्मॉल v टाइप से, ठीक है। इसको ही हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो डेफिनेशन है वो क्या है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये डीवी लिखने का मतलब है डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है, इक्वल्स टू डीवी, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी। अब मास डेंसिटी क्या है ये हमने पहले ही पढ़ा है, हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में मास डेंसिटी के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में तो हम लोग जरूर पढ़े हैं। तो आप लोग एक बार, अगर जिनको मास डेंसिटी के बारे में पढ़ना है वो हमारा पिछला वीडियो देख ले, वहाँ से आपको ये मास डेंसिटी के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनता है वो ये है कि रेशियो है किसका, डायनामिक विस्कोसिटी और मास डेंसिटी। अभी हमने क्या पढ़ा, डायनामिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला म्यू और ये रो। अब यहाँ से इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये क्या है, L⁻²T−1, L2T−1। तो ये कैसे आया ये हम लोग देख लेते हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि ये आपको याद कीजिएगा भूल जाइएगा, ये श्योर है कि याद कर करके भूलिएगा जरूर, ठीक है। तो इसका डायमेंशन ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को इसका डायमेंशन मालूम होना जरूरी है, ठीक है। तो म्यू का अभी हम लोग कुछ देर पहले क्या पढ़े, m(l−1)T−1, और ये जो डेंसिटी है मास डेंसिटी, तो डेंसिटी का क्या है फॉर्मूला, क्या है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml-3, ठीक है। अब इसको हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए कैसे क्या आता है, ml-1T−1 अपॉन ml-3। ये m तो कैंसिल हो जाएगा, m जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, l में -1 +3 हो जाएगा, ठीक है। और t में क्या हो जाएगा, ये -1 प्लस में 1 आ जाएगा,
नहीं नहीं, हाँ ये टी तो है नहीं, सॉरी ये गलती हम कर रहे थे, ये टी तो है ही नहीं नीचे, तो टी कुछ जाएगा नहीं, यहाँ -1 ही रहेगा। ये ऐसे, ये m0L2T-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे डेराइव हो गया जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका एसआई यूनिट क्या है। इसका एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जिसको हम लोग स्टॉक भी कहते हैं, स्मॉल सीजीएस यूनिट में स्टॉक कहते हैं। और 1 स्टॉक इक्वल्स टू कितना है, 1 स्टॉक इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो सीजीएस यूनिट में है स्टॉक कहलाता है, वहाँ से अगर कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, तो 1 स्टॉक इक्वल्स टू 10⁻⁴ होता है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और सेम उसी तरह जिस तरह से डायनामिक विस्कोसिटी में हम आपको बताए थे कि वाटर और एयर का कुछ डायनामिक विस्कोसिटी कैलकुलेट किया गया है पहले से, तो वाटर का क्या है 1 × 10⁻⁻⁶, वहाँ कितना था 10⁻³ था, यहाँ -6 डबल हो गया, सीधा याद रखना है मीटर पर सेकेंड, यूनिट हमेशा याद रखना है। ठीक है, एयर का क्या है, एयर का 1.5 एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ये 15 ही है, 15 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह से अब आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया इस वीडियो में, न्यूटोनियन फ्लूइड, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये 3 चीज़ हम लोग इसमें पढ़ लिए, और विस्कोसिटी भी पढ़े हैं। सबसे पहले क्या क्या पढ़े, पहले विस्कोसिटी पढ़े, फिर पढ़े न्यूटोनियन, फिर उसके बाद पढ़े डायनामिक विस्कोसिटी, फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन। अब वेरिएशन किसका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी का, विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ ये कैसे वेरी करता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नॉन न्यूटोनियन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। और अब हम आ गए हैं इस वीडियो के, इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है, वेरिएशन। किसका वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन है, वेरिएशन क्या है यहाँ पे लिख दिए हैं खुद से। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी घटता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी घट रहा है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी घट रहा है। लेकिन गैसेस के केस में अगर विस्कोसिटी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि मुझसे सिंपल यही चीज़ को इस तरह से लिख दिए हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस में विस्कोसिटी बढ़ेगा, और लिक्विड में क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगा। वही इस ग्राफ से शो करने का कोशिश किया गया है कि इधर टेम्परेचर है और इधर विस्कोसिटी है। गैसेस के केस में जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर से यहाँ से 0 से लेकर के इधर 10 तक अगर मान लो जा रहा है, ठीक है, या 100 सपोज कर लो, तो 100 तक बढ़ रहा है, तो ये गैस का जो विस्कोसिटी है वो देखिए बढ़ते जा रहा है। लेकिन लिक्विड का जो है वो घटते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है। यही वेरिएशन आपको बताना था विस्कोसिटी का विथ टेम्परेचर। वेरिएशन जो है टेम्परेचर के साथ क्या होगा लिक्विड का और गैस का, वो हमने इसमें बताया। अब क्या है कि ये रीजन क्यों है, आप लोग भी जानना चाहेंगे कि रीजन क्या क्यों है कि लिक्विड के केस में विस्कोसिटी घट जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, और गैसेस के केस में ये कम बढ़ता है। मतलब दोनों में उल्टा क्यों होता है, ये जानना चाहेंगे। अब ये जानने के लिए सिंपल सा एक वर्ड आप लोग पढ़े होंगे 9-10 में, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम, ये सब क्या था, सॉलिड लिक्विड गैस में जब डिफरेंस आप पढ़ते होंगे तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का बात आया होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है लिक्विड में, वही मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सॉलिड में क्या होता था, बहुत टाइटली होता था, लिक्विड में थोड़ा लूज होता था, गैस में पूरा रैंडम होता था। तो वही चीज़, वही इसका जो स्ट्रक्चर है लिक्विड का, वो क्या है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, थोड़ा कम है। और गैस में तो है ही नहीं, वो इधर कोई मॉलिक्यूल इधर तो कोई इधर 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 ऐसे वैसे होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, सपोज यहाँ पे जैसा कि लिख रखा है हमने, दिस इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोहेशन। वही मॉलिक्यूलर कोहेशन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ही कोहेशन कहते हैं, कोहेसिव मतलब एक साथ संगठित रहना वाला चीज़। विच डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम,
सपोज एक जार में पानी है, सॉरी ये एग्जांपल छोड़ दीजिए, यहाँ सिंपल सीधा समझ लीजिए कि टेम्परेचर के वजह से लिक्विड का जो आकार चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, तो उसके वजह से जो है इसका जो मोलिकुलर कोहेशन है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इस वजह से टेम्परेचर के साथ साथ इस लिक्विड का विस्कोसिटी डाउन हो जाता है। ठीक है। वहीं गैसेस में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होता है, मॉलिकुलर मोमेंटम, यहाँ ड्यू टू मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या है, जो एक मॉलिक्यूल का स्पीड है, मोमेंटम है, वो दूसरे से ट्रांसफर हो रहा है, दोनों आपस में खूब उसका मतलब कोलिजन हो रहा है। तो जितना ज़्यादा कोलिजन गैसेस में उतना ज़्यादा अच्छा। तो वही चीज़ है कि यहाँ कोलिजन जो है वो बढ़ जा रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और उसके कारण गैस का जो विस्कोसिटी है वो बढ़ता जाता है। ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा गैस में आपका विस्कोसिटी भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। और लिक्विड में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी डाउन होगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि इस तरह से आप अगर अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ये 100% श्योर है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को लेके, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, देन उस पर बेस्ड मतलब न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे, शानदार न्यूमेरिकल, जिससे दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगा, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन का। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।